रोनाल्डो और मेसी? None. Because I think I would go for Rashford. रैशवर्ड टू बार्सिलोना इज अ डन डील। बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है, जहां पर रैशवर्ड बार्सिलोना को 1 साल के लिए लोन पर ज्वाइन करेंगे और इस लोन डील की कोई भी फी नहीं होगी और फ्री में बार्सिलोना रैशवर्ड को साइन करने जा रही है। लेकिन यहां पर बाय ऑप्शन का क्लॉज डाला जाएगा, जहां पर अगले सीजन में बार्सिलोना को मैनचेस्टर यूनाइटेड को 35 मिलियन पे करना होगा और रैशवर्ड परमानेंटली बार्सिलोना के प्लेयर बन जाएंगे। इनिशियल निगोशिएशंस में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 50 मिलियन की फी डिमांड की थी, लेकिन बार्सा ने निगोशिएट किया और इस फी को 50 मिलियन से 35 मिलियन तक वो लेकर आए। और यहाँ पर रैशवर्ड अपनी सैलरी को भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेंगे, अराउंड 30% सैलरी वो रिड्यूस के ऊपर आ रहे हैं बार्सिलोना। 5 मिलियन नेट सैलरी वो बार्सा से अर्न करेंगे और उन्होंने बार्सिलोना से किसी किस्म की गारंटी नहीं मांगी कि बार्सा उनको रजिस्टर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और बहुत जल्द रैशवर्ड बार्सिलोना लैंड करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में उनका मेडिकल भी बार्सिलोना के साथ कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली हांसी फ्लिक ने इस डील को जल्द से जल्द फाइनलाइज करने का कहा था, क्योंकि हांसी फ्लिक चाहते थे कि एशियन टूर पे और प्री सीजन में रैशवर्ड बार्सिलोना के साथ रहें ताकि सीजन शुरू होने से पहले पहले वो टीम में जलिन हो सकें। मेरे ख्याल से इस वक्त इस सिचुएशन में, स्पेशली इस फाइनेंशियल सिचुएशन में, रैशवर्ड बार्सिलोना के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं हमेशा यही बात करता आ रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैंने यही बात कही थी कि चलो निको विलियम्स नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन अगर निको विलियम्स नहीं आए तो उसके बाद सबसे फेवरेबल बार्सिलोना के लिए अगर कोई ऑप्शन है मार्केट के अंदर तो वो रैशवर्ड है। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक प्लेयर बहुत ही डेस्परेट है आपको साइन करने के लिए। जनवरी में वो बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद अभी भी वो किसी क्लब के साथ किसी किस्म की कोई निगोशिएशंस नहीं कर रहे थे, वो बार्सिलोना का ही वेट कर रहे थे और उन्होंने अपनी सैलरी को भी काफ़ी रिड्यूस किया है सिर्फ बार्सिलोना को ज्वाइन करने के लिए। तो क्या होता है कि एक प्लेयर जब इतना डेस्परेट होना आपके क्लब को ज्वाइन करने के लिए, तो वो फिर बड़ी जान मारकर फुटबॉल खेलता है और बार्सा को ऐसे ही प्लेयर्स की ज़रूरत है कि जो बार्सिलोना के लिए फील्ड के ऊपर जान दे दें। अब यहाँ पर ना 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि समझनी चाहिए हम लोगों को, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि टैक्टिकली रैशवर्ड बार्सिलोना के लिए एक साइनिंग से ना बहुत सारी ऑप्शंस खोल कर देते हैं। उसके ऊपर मैं बात करूंगा। उसके साथ साथ यार, आई एम हैप्पी कि निको विलियम्स नहीं आए। आई एम रियली हैप्पी कि निको विलियम्स नहीं आए और रैशवर्ड ने बार्सिलोना को ज्वाइन किया। और लुइस डियाज, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट केस था हमारे लिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। और ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि रीसेंट डेज में बार्सिलोना ने दोबारा से 60 मिलियन में लुइस डियाज को साइन करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से ना हो गई, क्योंकि लिवरपूल को 60 मिलियन की अमाउंट जो है ना वो नहीं चाहिए थी। वो आपको पता है कि 80-85 मिलियन, 100 मिलियन से कम पर आ ही नहीं रहे हैं लुइस डियाज को रिलीज करने के लिए। तो इस वक्त बार्सिलोना के लिए सबसे फिजिबल ऑप्शन जो है वो रैशवर्ड ही थे। और अब मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ कि निको विलियम्स और रैशवर्ड में फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि देखो, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि निको विलियम्स ने अगर बार्सा को इस वजह से छोड़ा है ना कि वो बार्सा ने उनको गारंटी नहीं दी, तो बिल्कुल ठीक बात है, उनका राइट बनता था। लेकिन उन्होंने बार्सा की डिसरिस्पेक्ट इस तरह से की थी कि यार उन्होंने अचानक से बगैर कन्वे किए बिलबाओ के साथ जो है वो रिन्यूअल कर दिया था। तो एक प्लेयर जो कि आपको इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे प्लेयर की बार्सा में कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ रैशवर्ड ने यार यहाँ पर दिल गुर्दा दिखाया है और उस बंदे ने ना कोई गारंटी मांगी, ना किसी क्लब के साथ निगोशिएशंस की, बल्कि अभी रिसेंटली जुवेंटस के साथ भी उनके बारे में आ रहा था कि जुवेंटस उनको साइन करना चाह रही है, लेकिन वो वेट करते रहे और उन्होंने आखिरकार बार्सा के साथ जो है अपनी डील बना ली। तो एक ऐसा प्लेयर जो कि बार्सा के लिए जान देने वाला है और वो बार्सा के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो भाई मैं 100 निको विलियम्स जो है वो कुर्बान करने को तैयार हूँ। देखो, मुझे निको विलियम्स से कोई अब लेना देना नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो आ जाता तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिलबाओ को ज्वाइन किया और बार्सा की डिसरिस्पेक्ट की ना, उस चीज को अगर मैं रैशवर्ड के साथ कंपेयर करूं कि जिस तरह से इस बंदे ने बार्सा का वेट किया ना, तो यार ये चीजें बहुत अप्रिशिएबल हैं एज अ बार्सा फैन। अब टेक्निकली बात करने से पहले ना मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको ये बताना चलूं कि यहाँ पर मीडिया
का रोल, जो कि मैं पिछले 3-4 हफ्ते से बात कर रहा था कि मीडिया का कितना नेगेटिव रोल है, कि बार्सिलोना ने रैशफोर्ड को साइन भी कर लिया तो निगोशिएशंस बैक एंड के ऊपर चल रही थी, लेकिन मीडिया को भनक तक नहीं पड़ी, मीडिया ने कुछ रिपोर्ट नहीं किया। रैशफोर्ड की पिछले 3-4 दिन से कोई खबर ही नहीं आ रही थी कि बार्सिलोना रैशफोर्ड के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ निगोशिएशंस कर रही हैं। तो भाई मीडिया के ऊपर तो हम बिल्कुल भी रिलाई कर ही नहीं सकते, क्यों। और इस समर विंडो में हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर हमें ये चीज पता चली है कि यार मीडिया किस तरह से नैरेटिव बनाता है और किस तरह से जो है वो अपने नैरेटिव को लेकर चलता है। और यहाँ पर जहां पर इतनी बड़ी खबर थी वहां पर मीडिया को भनक भी नहीं पड़ी और डायरेक्ट जो है वो न्यूज आती है कि रैशफोर्ड टू बार्सिलोना हियर वी गो हो चुका है। तो यार ये बड़ा शॉकिंग था, लेकिन अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। लेकिन जो भी है कि ये एक बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज है बार्सिलोना फैंस के लिए, जो कि पिछले 1.5-2 हफ्ते से स्पेशली जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन अब रैशफोर्ड की साइनिंग के बाद ना बार्सिलोना फैंस के अंदर दोबारा से एक जान आई है और वो दोबारा से जो है इस समर विंडो में ना थोड़ा सा अब एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको टेक्निकली एक चीज बता दूं कि रैशफोर्ड जो है ना वो बार्सिलोना के लिए कितनी जबरदस्त साइनिंग हो सकती है। देखो, एक प्लेयर जब आपको साइन करता है ना तो वो कितनी कामयाब साइनिंग है या नहीं है वो आने वाला टाइम ही बताता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर मैं रैशफोर्ड को देखूं ना तो रैशफोर्ड आपको बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करके देखते हैं। अगर हम पिछले सीजन को देखें ना तो वहां पर हमारी लेफ्ट विंग के ऊपर रफीनिया खेल रहे थे और रफीनिया भी काफी ज्यादा इंटीरियर होकर खेल रहे थे। तो बाल्दे का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बाल्दे ही ऐसे प्लेयर थे जो कि पिच को स्ट्रेच कर रहे थे और वाइड एरियाज को वही कवर कर रहे थे। और जिस दिन बाल्दे अच्छा परफॉर्म करते थे तो रफीनिया भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते थे। लेकिन जब बाल्दे इंजर्ड रहे या जब बाल्दे से परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो रफीनिया की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अफेक्ट होती थी। अब क्या होगा, अब हमारे पास लेफ्ट विंग के ऊपर 2 ऑप्शंस होंगे, एक बाल्दे और साथ ही साथ रैशफोर्ड, दोनों एट अ टाइम खेल रहे होंगे। और उसमें क्या होगा कि लेफ्ट विंग के ऊपर जो भी ऑपोजिशन होगी ना उनको भाईजान हम लोग नचा के रख देंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाल्दे अब जितना आगे जा रहे थे जब रफीनिया के साथ वो खेलते थे तो यहाँ पर वो थोड़ा सा ज्यादा डिफेंसिवली फोकस कर सकेंगे, उनकी रिकवरी डिफेंस के लिए ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि रैशफोर्ड के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वो पिच को स्प्रेड करेंगे, क्योंकि आप वो एक प्रॉपर विंगर का रोल यहाँ पर अदा करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि रैशफोर्ड सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट विंगर ही नहीं है। आपको पता है कि पिछले सीजन के अंदर लेवेंडोस्की जब खेल रहे थे तो कुछ गेम्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कुछ गेम्स में वो बहुत खराब परफॉर्म कर रहे थे। तो रैशफोर्ड एक और ऑप्शन हमें देते हैं कि वो एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं। तो इस साइनिंग में हमें एक लेफ्ट विंगर भी मिल गया और एक तरह से आपको स्ट्राइकर का बैकअप भी मिल गया कि हमारे पास यार रफीनिया तो है ही, हमारे पास बाल्दे भी है। तो अगर लेवेंडोस्की अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो हम रैशफोर्ड को स्ट्राइकर की पोजीशन के ऊपर भी खिला सकते हैं और रैशफोर्ड काफी क्लिनिकल भी हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रफीनिया का रोल अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। रफीनिया आपको सेंट्रली खेलते हुए नजर आएंगे और रफीनिया सेंट्रली कब आना शुरू हुए थे, आपको अगर याद होगा कि जावी के अंडर रफीनिया राइट विंग के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो वो रफीनिया को थोड़ा सेंट्रली ले आए थे और उसके बाद एक तरह से रफीनिया का रिवाइवल हुआ था और रफीनिया अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए थे। यहाँ पर एक और बार्सिलोना को एडवांटेज है, वो ये है कि डैनी ओल्मो और रफीनिया हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगी कैंप पोजीशन के ऊपर। अब यहाँ पर क्या होगा कि डैनी ओल्मो को आप जानते हो कि वो थोड़े इंजरी प्रोन है और वो हर मैच में ना 60-65 मिनट खेलते हैं, वो 90 मिनट के प्लेयर नहीं है, क्योंकि शायद उनके स्टेमिना का इशू है या उनकी फिटनेस का इशू है। तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलेगी कि हम डैनी ओल्मो को उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि रफीनिया भी खेल रहे होंगे, डैनी ओल्मो भी खेल रहे होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ना हमारे पास एक अल्टरनेटिव बन जाएगा कि तो कभी हम रफीनिया को खिला लेंगे तो कभी हम डैनी ओल्मो को खिला लेंगे। तो इस तरह से डैनी ओल्मो की इंजरी के जो इश्यूज हैं वो भी अब हमें कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि रफीनिया मोस्टली आपको कैंप के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। और एक और एडवांटेज हमें यहाँ पर यह होगा कि रफीनिया लामीन जमाल का बैकअप भी बन सकते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में भी आपको याद होगा स्पेशली एथलेटिको की गेम में जहां पर लामीन जमाल इंजर्ड हो गए थे तो रफीनिया को हमने राइट विंग के ऊपर खिलाया था और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो रफीनिया है बहुत ही वर्सटाइल प्लेयर, अब हम उनको बहुत डिफरेंट तरीके के साथ यूज कर सकेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस में डिफरेंट पोजीशंस पे यूज कर सकेंगे। लामीन जमाल को जब रेस्ट कराना होगा तो हम रफीनिया को राइट विंग पे भी खिला सकते हैं और जब डैनी ओल्मो अवेलेबल नहीं होंगे या डैनी ओल्मो को इंजरी से बचाने के लिए हम रफीनिया को सेंट्रल पोजीशन के ऊपर भी खिला सकते हैं। और फिर अगर स्ट्राइकर की पोजीशन के ऊपर लेवेंडोस्की की जगह हम
रैशवर्ड खिला रहे होंगे तो वहां पर भी रफीना को हम लेफ्ट विंग के ऊपर भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक साइनिंग से बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और यार यहाँ पर निको विलियम्स की जो मैंने बात की थी ना, तो अगर रैशवर्ड रिवाइव कर जाते हैं ना, और मुझे उम्मीद है कि वो रिवाइव करेंगे, क्योंकि जो हमारे मैनेजर है ना फ्लिक, वो यार बहुत ही प्रोफेशनल बंदा है। वो किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो प्रोफेशनलिज्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और ट्रेनिंग भी आपको पता है कि वो प्लेयर से किस तरह से करवाते हैं। तो रैशवर्ड को यहाँ पे मेहनत तो करनी होगी, और अगर 22-23 सीजन वाला रैशवर्ड वापस आ गया तो वो वाला रैशवर्ड निको विलियम से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। नंबर्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बार्सिलोना ने मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक अर्ली साइनिंग करने का, जिससे रैशवर्ड को जल्दी जलीन होने का मौका मिलेगा। और दूसरा, इस फाइनेंशियल कंडीशन में इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास इस वक्त मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। और नेमार के बाद से आज हमारे पास एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर आया। इमेजिन 2017 के बाद से हमारे पास एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो है वो आज ज्वाइन कर रहा है। खैर, ये डील अभी भी वर्बली है, हेयर विगो अभी प्रॉपरली हुआ नहीं है, अभी मेडिकल होगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और उसके बाद प्रॉपर हेयर विगो होगा, लेकिन वर्बली ये चीजें हो चुकी हैं। तो यार आई एम रियली हैप्पी कि बार्सिलोना ने जो है वो रैशवर्ड को साइन किया, और अब हमारी टीम का बैलेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यार यहाँ पर मैं कंग्रेट्स करना चाहूंगा दोबारा से बार्सा फैंस को, जो कि काफी ज्यादा बेचारे डिसअपॉइंटेड थे, और यहाँ पर बार्सिलोना फैंस जो हैं वो अब दोबारा से अलाइव हो जाएंगे। तो यार ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैं आपको टेक्निकली भी चीजें समझा पाया हूँ, और निको विलियम्स वर्सेस रैशवर्ड का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों रैशवर्ड की साइनिंग मुझे निको विलियम्स से बेहतर साइनिंग नजर आती है। तो यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।